इवनिंग एवरीवन। आज हरे हिस्ट्री के टॉपिक के साथ हूँ मैं। मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे और हमने इम्पोर्टेंट कई सारे टॉपिक्स पढ़ लिए, जिनमें सबसे पहले हमने शुरुआत की थी विदेशी कंपनियां भारत में कैसे आई, PDEDF, फिर कैसे कैसे उन कंपनियों ने अपने पैर जमाए, सबसे पहला टॉपिक था। फिर सेकंड टॉपिक हमने पढ़ा कि जब ये कंपनियां भारत में आ रही थी तो हमारे लोकल राजा जो काबिल थे, जो किसी किसी एरिया के प्रांत के मुखिया थे, वो क्या कर रहे थे। तो उस सीरीज में हमने पढ़ा बंगाल एक स्वतंत्र प्रांत था, मैसूर एक रियासत थी, ऐसे ही अपना हैदराबाद था, अवध था, जाट रियासत थी। फिर ऊपर जाए तो महाराजा रणजीत सिंह का सिख कम्युनिटी का बहुत बड़ा एक दबदबा था। लेकिन धीरे धीरे कुछ कमजोरियां, कुछ कमियों के चलते, कहीं गद्दारी के चलते और कहीं संगठन की कमी के चलते, एकता की कमी के चलते, इन विदेशी कंपनियों में खासकर ब्रिटिशर्स ने भारत के इन सभी स्वतंत्र जो इलाके हुए थे 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद, उनको अपने कंट्रोल में कर दिया। एक लंबा समय अगर देखें तो लगा 1707 के बाद, ऐसा नहीं कि तुरंत से ये भारत पर हावी हो गए, लेकिन 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद, जैसे इलाहाबाद की संधि की अगर बात करें 1765, तो वो इनका पहला एक तरह से कंट्रोल था, इनके होल्ड में भारत आ गया। और 1765 से आप लगा लीजिए 1799 तक इन्होंने साउथ की बेल्ट पर भी कब्जा कर लिया। अगर बात करें मराठों की, तो क्योंकि वो प्रॉपर साउथ में नहीं आते, प्रॉपर नॉर्थ में नहीं आते, तो 1817-18 तक मराठे इनके कंट्रोल में थे। और फिर 1849 तक सिख वाली बेल्ट भी इनके कंट्रोल में थी। यानी 1765 से 1849 तक किसी देश को पूरी तरह अपने कंट्रोल में कर लेना, और एक ऐसा देश जो कि मुनाफे में बहुत आगे तक इनको ऑलरेडी पहुंचा रहा था। फिर हमने देखा था जब इतना एक्सप्लॉइटेशन होता है तो इंसान कभी ना कभी तो जागता है ना, कोई कितने ही दिन एक्सप्लॉइट होगा। तो भारतीय भी जागे, लेकिन उस जागने में कुछ कमियां रह गई। वो कमियां थी एकता की कमी, संगठन की कमी, अच्छे हथियारों की कमी। अंग्रेजों की सेना के सामने जो हमारी प्लानिंग थी वो कमजोर थी। अंग्रेज प्लान्ड तरीके से काम करते थे, इसलिए वो आगे निकल गए। और मुट्ठी भर अंग्रेजों ने भारत में जो क्रांति हमने जी जान से की, उसमें भी कहीं ना कहीं कमियां मैंने आपको पढ़ाई थी। असफलता के कारण हम लोगों में सबसे बड़ी दिक्कत थी, हम लोग यूनिटी में नहीं लड़े। कोई कभी क्रांति होनी थी 31 मई को, लेकिन कोई मार्च में क्रांति कर बैठा, कोई अप्रैल में फांसी पे झूल गया, कोई मई की स्टार्टिंग में वो 300 की टुकड़ी जो हमारी मेरठ से चली, बहुत अच्छे थे, बहुत काम किया। लेकिन बेटा प्लानिंग से काम नहीं करोगे तो फिर बड़ी बड़ी सरकारों से और इनसे पंगा ऐसे अनप्लान्ड वे में नहीं ले सकते। आज भी यही हाल है। अगर आप सरकार के कानों तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो आपकी प्लानिंग बहुत ताकतवर होनी चाहिए। कमजोर प्लानिंग कभी भी सरकार को हिला नहीं सकती। तो हमारी जो कमजोरी थी कि वो प्लानिंग की कमजोरी थी, हमारा संगठन कमजोर था, हमारा जो मेन लीडर था, केंद्रीय नेतृत्व, वो कमजोर था। इस कारण 57 की क्रांति में बहुत लोगों ने अपनी जान न्यौछावर कर दी, देश के लिए मर मिटे। लेकिन फाइनली क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, बस हमारा हेड बदल गया। पहले हमारे ऊपर हेड थी BEIC, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर हमारी हेड बन गई महारानी ब्रिटेन। तो अगर ध्यान से देखें तो इतने लोगों ने जो जान गंवाई, उसका नेट रिजल्ट तो कुछ भी फायदा नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा। हम पहले भी एक्सप्लॉइट किया जा रहा था भारत, बाद में भी एक्सप्लॉइट हुआ, कोई ज्यादा अंतर नहीं आया। ऐसा नहीं कि हम लोगों में कमी थी, लेकिन हम लोगों की जो थी ना ट्रिक्स जो होती हैं किसी चीज को जीतने की, वो कमजोर निकली। और इसी कारण से भारत में अंग्रेजी राज का बस मास्टर बदल गया। पहले आपका हेड था BEIC, अब आपकी हेड है महारानी ब्रिटेन। अब एक चीज सोचने की है कि जब ये सब चल रहा था, ये विदेशी हमारे देश पर प्लान करके सब काम कर रहे थे, तो क्या हम क्या सोए हुए थे क्या? बिल्कुल ही। क्या इस देश में कोई समझदार आदमी नहीं था? मान लो राजा हमारे गुस्से वाले थे, या राजा अपने फायदे के लिए लड़ते थे, या जो भी रहा हो, गद्दारी करते थे, या उत्तराधिकार के लिए आपस में लड़ते झगड़ते थे। लेकिन क्या आम इंसान, बुद्धिवादी जो लोग होते हैं, बुद्धिजीवी जिसे कहते हैं, इंटेलेक्चुअल, क्या ये आज की ही पीढ़ी में पैदा हुए हैं क्या पहले इंटेलेक्चुअल इस देश में नहीं थे? हमेशा से थे। क्या चाणक्य जैसे लोग इसी धरती पर नहीं जन्मे थे? क्या एक से एक बेहतर वो लोग जिन लोगों ने सलाहकार के रूप में काम किया था मध्यकाल में या उससे प्राचीन काल में, तो क्या वो वैसे लोग क्या अब खत्म हो गए थे? ऐसा नहीं होता। हमेशा समाज में हर तरह के लोगों का वर्चस्व डिपेंड करता है कि किसका होगा, लेकिन लोग हर तरह के मिलेंगे। तो उस टाइम पर, जिस टाइम ये सब कलेश मचा हुआ था, मारकाट चल रही थी, गद्दारी चल रही थी, विदेशी आक्रमणकारी, विदेशी जो ये कंपनियां हैं भारत को लूटने की नजर से भारत में व्यापार कर रही थी, तो क्या उस टाइम पर हमारे देश के कुछ लोग काम कर रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या थी? वो लोग काम कर रहे थे और वो ये बात समझ रहे थे कि एकदम से क्रांति का फायदा नहीं होगा। जैसे किसी बहुत पढ़े लिखे आदमी ने नहीं कहा कि क्रांति कर दो। 1857 की क्रांति से पहले इस धरती पर राजा
राजा राममोहन रॉय भी तो इसी देश में थे, उन्होंने तो कभी भी नहीं कहा कि क्रांति करो। इसी देश में 1857 से पहले बहुत सारे बड़े बड़े लोग थे जिन्होंने कहा भी नहीं क्रांति कर दो। इसका मतलब क्रांति से पहले क्रांति के लिए कुछ तैयारियां करनी पड़ती होंगी, है ना, वो बौद्धिक भी होंगी। और सबसे पहली बात है बेटा, किसी भी समाज को जगाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उस समाज के लोगों में, पहली बेसिक चीज है वो तर्क शक्ति का विकास हो उस सोसाइटी के लोगों में जिसको आप जगाना चाहते हैं। तर्क शक्ति मतलब रीजनिंग। रीजनिंग क्या होती है? रीजन पता होना। रीजनिंग शब्द रीजन से बना है। रीजन का मतलब हमें किसी भी चीज का कारण पता हो। एक चीज होती है आंख बंद करके विश्वास कर लेना। भाई पुराने लोगों ने कुछ बातें कही, हमने आंख बंद करके मान ली। अब वो मानने के बाद कुछ लोगों के दिमाग में आया कि अरे क्यों मानते हैं इस बात को, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। जैसे घूंघट की बात करें, घूंघट की प्रथा पहले नहीं थी भारत में। जब मध्यकाल आया, विदेशी आक्रमणकारी आने लगे, दूसरे धर्म के लोगों ने इंडियन पुराने धर्मों पे जब कहीं ना कहीं एक था ना कि भाई इनको नीचे करे या इनको खत्म करे, तब फिर ये आया कि घर की औरतों तक बात आने लगी तो पर्दा प्रथा की शुरुआत हुई। पर्दा प्रथा की शुरुआत के तर्क जो देते हैं वो ठीक कहते हैं कि भाई अपनी बहू बेटी को हर कोई बाहर के लोगों से छिपा के रखना चाहता था, क्योंकि उस टाइम पे बड़ा समाज में एक उथल पुथल थी, धर्मों का बड़ा एक अलग सा जाल सा बन गया था, समझ नहीं आ रहा था क्या ठीक है क्या गलत है, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, मारकाट चल रही थी। क्योंकि एकदम से बेटा कोई चीज ट्रांसफॉर्म नहीं होती। जब एक समाज दूसरे समाज की तरफ बदलता है ना, बढ़ता है, तो बहुत सारी चीजें उसमें मैटर करती हैं। आप ये देखो आज के समाज को अगर देखें, पिछले 20 सालों में समाज का हाल देखो, 2000 के बाद और 2000 आज हम 24 में हैं। जिन लोगों का जन्म 1992 में हुआ था या 1980s में हुआ था या 1970s में हुआ था, उन लोगों के सामने अगर देखें तो समाज बहुत बदल गया। पहनावा, खान पान, बोली, जबान, तमीज, तहजीब, हर चीज तो बदल गई। तो हर चीज बदलने के पीछे ना हम लोगों ने देखा, मैंने खुद, अब मेरी एज है 41 प्लस, मैं अगर एनालाइज करूं कि जब मैं छोटी थी 10-12 साल की, जब मैं यंग थी 16-17 साल की, आज मैं 41 ईयर्स की हूँ, तो मैं देखूँ तो समाज बदला है और इस समाज में बहुत सारे परिवर्तन आए। इस परिवर्तन के पीछे बहुत सारे तर्क ठीक भी हैं, बहुत सारे गलत भी हैं। जैसे सोसाइटी में आज भी अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे ना, तो बहुत ज्यादा परिवर्तन चल रहा है इस टाइम पर। ऐसा परिवर्तन 20-25 साल पहले नहीं था। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि समाज बदलता है, समाज हमेशा से प्रगतिशील होता है, समाज हमेशा गतिशील होता है, सोसाइटी हमेशा बदलती है। लेकिन ये बदलाव जो अब हो रहे हैं ना, ये बहुत तेज गति से हो रहे हैं। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है सोच में, समझ में, विचारधारा में, कपड़े पहनने के तरीके में, बात करने के तरीके में, हमारी तमीज में, तहजीब में, ये बहुत बड़ा चेंज है। तो जब जिस समय की हम बात कर रहे हैं, उस समय इतना बड़ा चेंज आना बड़ा मुश्किल था। आज ये चेंज क्यों पॉसिबल है, इतनी जल्दी कैसे चेंज आ गया? 20-30 सालों में दुनिया बदल गई। कारण आज हमारे पास एक ताकत है जिसे हम कहते हैं सोशल मीडिया। इस सोशल मीडिया ने एक ऐसा रोल निभाया है जिसने पूरे समाज को बहुत तेज गति से बदल दिया। जैसे बदलाव तो 57 की क्रांति में भी हुआ था, लेकिन वो बदलाव याद करो फरमानों पे लिखा जाता था। वो एक रेशमी सा कागज, उसको फोल्ड करते थे। मैसेज भेजने का तरीका कितना टफ था, और क्या गारंटी कि वो मैसेंजर मैसेज को पहुंचाएगा? क्या पता उस मैसेंजर को रास्ते में कोई मार दे, क्या पता वो मैसेंजर ही पैसे लेके दूसरे तक कोई गलत संदेश पहुंचा दे, कुछ पता थोड़ी ना था। आज अगर देखें कोई चीज फेमस करनी है, कोई चीज दुनिया तक पहुंचानी है, तो आप अपने सोशल साइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सोशल साइट्स पर जो लोग एक्टिव हैं उनको इन्फ्लुएंसर्स इसलिए तो कहते हैं क्योंकि वो समाज को बहुत ज्यादा हद तक इन्फ्लुएंस करते हैं, ताकत रखते हैं। अब इसमें अभी पीछे एक लड़की आपको याद हो पकड़ी गई है, वो लड़की 22-23 साल की थी और क्या गलत कंटेंट डालती थी वो, कि छोटे बच्चों के साथ जो है गलत काम कैसे करें या इस तरह का। एक 23 साल की बच्ची सोशल मीडिया का इतना गलत इस्तेमाल कर रही है, और उसके फॉलोअर्स भी लाखों में थे। उस पर केस हुआ, पुलिस ने पकड़ लिया। लेकिन इसका एक पॉजिटिव साइड देखें तो अब चीजें आसान हो गई, अब चीजें हर किसी की पहुंच तक हो गई। ये तो हर टाइप बेटा, समाज में हर तरह के लोग होते हैं, अच्छाई देखने वाले भी और बुराई देखने वाले भी। जिन लोगों के बारे में हम अब पढ़ना शुरू करेंगे ना, ऐसा नहीं है कि आज उनकी आप पूजा करते हैं तो एक हमेशा एक जमाना था जब उनकी पूजा, नहीं नहीं नहीं। जिनको हम पढ़ेंगे उनको लोग गालियां भी देते थे, उनके साथ बुरा बर्ताव भी करते थे। आपने सुना होगा ज्योतिबा फूले, अगर आपको याद हो ज्योतिबा फूले, जो जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए बहुत काम किया, दलितों के उत्थान के लिए बहुत काम किया। उनकी पत्नी को, उनके हस्बैंड को कितनी गालियां पड़ती थी। जो ये थे ना, क्या नाम है अपना, महाराष्ट्र की बेल्ट, इसमें तो ये मान लो उस जमाने में बहुत ज्यादा बुरा हाल था, पूरे देश में ही बुरा हाल था। उस टाइम पे एक महिला का पढ़ना
तो बड़ा नामुमकिन सा काम था, लेकिन किया। खैर, उस ज़माने में सोशल साइट्स नहीं थी, चीज़ें उतनी फ़ेमस नहीं होती, लेकिन आज चीज़ें फ़ेमस हो जाती हैं। अब ये फ़ेमस होने में ना गंदगी की तरफ भी लोग बहुत जा रहे हैं, क्योंकि ये भी ईज़िली अवेलेबल है। होना ये चाहिए कि पॉज़िटिव चीज़ें ज़्यादा फैलें, पर आप देखना, कोई बहुत अच्छी बात अगर सोशल मीडिया पे लाता है ना, तो उसको कम लोग सुनते हैं। कोई गंदगी, जाहिल, वाहियात कोई वीडियो आती है, तो लोग बड़ा जल्दी से उसको देखते हैं, पसंद करते हैं। गंदगी जो परोसता है, वो जल्दी वायरल होता है। यहाँ ये हाल है। अच्छी बातें करने वाले लोग होते हैं, ऐसा नहीं होते, लेकिन कम। उनको देखने वाले लोग थोड़े से कम हैं। अब कारण क्या है, जिस टाइम की हम बातें कर रहे हैं, उस टाइम पे लोगों को किसी भी चीज़ का कारण नहीं पता थे। ऐसा नहीं कि सबको, कुछ लोगों को थे, लेकिन ज़्यादातर लोग अंधविश्वासी थे। जो कह दिया वो मान लेंगे। अब जिस सोसाइटी में ज़्यादा लोग अंधविश्वास करेंगे, अंधविश्वास का मतलब किसी भी चीज़ के ऊपर तर्क ना करना, जो कहा वो मान लिया, तो वो सोसाइटी बेटा हमेशा नीचे की तरफ जाएगी। क्योंकि सोसाइटी की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि आपको किसी भी चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पता हो, और आपको तर्क करना आता हो। बहस इज इक्वल टू तर्क कभी नहीं होता बेटा। कुछ लोग सोचेंगे बहस करना तर्क होता है, नहीं। तर्क का मतलब आपको एग्जैक्ट बात पता है, और आपको सच्ची और सही बात पता है। आप सामने वाले की बात को काट रहे हैं, तो अपनी उस सही बात से काट रहे हैं। ये नहीं कि बस मुझे बोलना है फालतू की जैसे हमारे टीवी पे डिबेट्स होती हैं, जिसमें दो पार्टी के लोगों को बुलाते हैं, तो वो तर्क नहीं करते, वो फालतू की बहस करते हैं। देखा है तुम लोगों ने, एक बीजेपी का बैठा हुआ, एक कांग्रेस का बैठा हुआ, एक बीएसपी का बैठा हुआ, तो क्या करेंगे वो? क्वेश्चन वो एक से पूछेगी, दूसरा अपनी बात बीच में अड़ाएगा, तीसरा अपनी बात, चौथी। फाइनली उनका रिजल्ट कुछ नहीं आता, क्योंकि वो तर्क से बात ही नहीं करते। वो बातें करते हैं बहस के रूप में। पढ़े लिखे इंसान बहस कम करते हैं और तर्क से अपनी बात को रखते हैं, और दूसरे की बात को काटते हैं। तर्क जो करेगा ना बेटा, उसकी बात का जवाब, कोई अगर वो ठीक तर्क दे रहा है, मान लीजिए किसी ने कहा कि सरकार ने बहुत काम किया शिक्षा के लिए, लेकिन अगर कोई समझदार आदमी है, पूरा अपना डाटा निकाल के लाया, सरकार की ही साइट से लाया कि भाई 2020 में कितने स्कूल थे सरकारी, 2024 में कितने हैं, 2020 में कितनी यूनिवर्सिटी सरकारी थी, आज यूनिवर्सिटी कितनी सरकारी, और उनमें कितने पढ़ने वाले लोग हैं, ड्रॉप आउट रेट सरकारी स्कूल से पहले कितना था, अब कितना है, उनका परसेंटेज कैसे बढ़ा, कितनी लड़कियां पढ़ रही हैं, और कॉलेज में पढ़ने वाले लोगों में प्राइवेट संस्थानों में और सरकार के संस्थानों में क्या अंतर है, जो सरकारी में पढ़े वो कितने कामयाब हुए, उनमें से कितने बच्चे आईआईटी या नीट में निकले, और जो प्राइवेट से कोचिंग लेके निकले वो कितने। ये सब आंकड़े अगर कोई समझदार होगा लेके आएगा, और उसको फिर संसद में रखेगा। संसद में सरकार की बोलती बंद करने के लिए बहस नहीं करनी होती। वहां संसद में तर्क अगर आपके पास है, तो जनता आपको पसंद करेगी। अब हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ हर चीज पे बहस करने लगते हैं। कारण पढ़ाई लिखाई की नहीं, दिमाग खुला नहीं, बुद्धि का विकास हुआ नहीं, तो फिर वो तर्क कहाँ से करेंगे। जो लोग जिनकी मैं बातें कर रही हूँ अब, जिसमें राजा राम मोहन रॉय आएंगे, और अपने विवेकानंद जी आएंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती आएंगे, ये बेटा चीजों को तर्क की कसौटी पे तोलने वाले लोग थे। ये पढ़ने लिखने वाले लोग थे, जिन्होंने किताबें पढ़ी, और सिर्फ खुद नहीं पढ़ी, दुनिया को कहा किताबें पढ़ो। और जब लोग नहीं पढ़ते थे, तो ये उन टफ चीजों को अपने अखबारों के माध्यम से शॉर्ट, क्योंकि देखो हर आदमी पढ़ नहीं सकता बेटा। जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो मतलब बहुत लोकल सी लैंग्वेज में आम आदमी को समझ को बढ़ाने के लिए बातें पहुंचा देते हैं। अच्छी बात है ये। इससे क्या होता है, टफ चीजों पे भी समझ अच्छी बन जाती है आम आदमी की। अदरवाइज तो लोगों की समझ ही नहीं है। जैसे अब अगर हम देखें, इलेक्शन हमारे सामने हुए 2024 के, अगर हम बात करें कि भाई सबसे बड़ा मुद्दा क्या, तो इसमें बहस ही नहीं करनी। हमें सिर्फ तीन बातें ध्यान रखनी है। जहां कहीं इलेक्शन होगा, हम तीन शब्दों पे पूरे समाज को चाहते हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। इससे ज्यादा बोलना ही नहीं है। इन तीनों पे जो सरकार काम करे वो अच्छी सरकार, जो इन पे काम ना करे वो सरकार चाहे कुछ कर ले, वो सरकार अच्छी सरकार नहीं है। तर्क क्या देंगे, भाई शिक्षा किसकी जरूरत है, आम आदमी की। स्वास्थ्य किसको चाहिए, आम आदमी को। और रोजगार किसको चाहिए, आम आदमी के घर में बच्चे को। इसका मतलब ये आम आदमी, देश किससे चलता है, आम आदमी से। अंबानी अडानी को तो बेटा ना तो शिक्षा की चिंता, ना स्वास्थ्य की, ना रोजगार की। जो बहुत गरीब है, जो रेलवे स्टेशन पे बाहर पड़ा है, उसको भी ये तीन चीज नहीं चाहिए। ना उसको शिक्षा, ना स्वास्थ्य, ना रोजगार। अगले का यार बौद्धिक विकास ही इतना नहीं है, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार हर उस इंसान को चाहिए जो रेहड़ी लगाता है, जो रिक्शा चलाता है, जो ई रिक्शा चलाता है, जो किसी कंपनी में 10,000 की नौकरी करता है, 20,000 रुपए कमाता है, 50,000 रुपए कमाता है, जो कहीं सरकारी स्कूल में टीचर लगा है, जो कहीं पे सरकारी अस्पताल में डॉक्टर लगा है। इन सबको ये तीन मुद्दे चाहिए। इसका मतलब भारत की मेजोरिटी को चाहिए तीन बातें: शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। बस ये तर्क देना है। अब आप बहस करेंगे तो आप कितनी बढ़ा लीजिए। अगर आप तर्क देते हैं, तो कोई पढ़ा लिखा आदमी अगर संसद में हो, और पढ़ा लिखा आदमी अगर अपनी बात रखना जानता हो तरीके से, अच्छे शब्दों में पिरो के, तो जो ये सत्ताधारी है ना बेटा, इनकी फिर इतनी औकात नहीं होती। ये बहस में जीत सकते हैं, तर्क में कोई कैसे जीत जाएगा। आप उन्हीं के आंकड़े निकाल के दिखाइए। पर प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ
तर्क करने वाले लोग कम हैं, बहस करने वाले लोग ज्यादा। इसीलिए हमारे यहाँ किसी भी चीज का रिजल्ट अच्छा नहीं आता, इन्हीं कारणों से। तो जो अब हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं ना, जिस चैप्टर के बारे में बातें करेंगे, वो है सामाजिक, सामाजिक और धार्मिक आंदोलन। अब इसमें दो वर्ड्स हैं। जैसे अगर तुम्हें बेस नहीं पता ना बेटा, फिर तो तुम कभी भी पेपर को पास ही नहीं कर पाओगे। तुम्हारे अंदर भी ना चीजें विकसित होनी चाहिए, चीज समझ के करनी है। अब ऐसे रट्टा मार ले, राजा राम मोहन राय सती प्रथा का अंत करवाया, ब्रह्म समाज बनाया, रट लिया, इससे बात थोड़ी ना बनेगी। अब पेपर ऐसे आते ही नहीं। अब वो क्वेश्चन पूछेगा, ब्रह्म समाज के संबंध में निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। चार बातें देंगे वो, और बातें होंगी बड़ी बड़ी, तो वो रटने से थोड़ी समझ आएगा। अब ब्रह्म समाज क्यों था, कैसे था, क्या था, का बैकग्राउंड जानना पड़ेगा। और क्या जरूरत पड़ गई किसी को ब्रह्म समाज बनाने की? आराम से अमीर घर में पैदा हुए थे, बढ़िया खाते पीते मौज करते, क्यों दर दर घूमे, परेशान हुए, लोगों से मिले, बातचीत की? तो इसका कारण रहा होगा ना। इसलिए कॉन्सेप्ट को समझना। ये दो शब्द तुमने देखे, नया टॉपिक है ये। 57 की क्रांति के पैरेलल में भी तो कुछ हो रहा था, उसी के ऊपर बेस्ड है ये। सामाजिक और धार्मिक आंदोलन। आंदोलन समझते हैं आप? जब बहुत सारी भीड़ जागृत हो जाए और वो कुछ बदलना चाहे, तो हम कहते हैं जनता आंदोलन कर रही है। जैसे किसानों ने आंदोलन किया, इकट्ठे हो गए, बॉर्डर्स को ब्लॉक कर दिया, आवाजाही रोक दी, अपनी आवाज देखो संसद तक पहुंचाई, और बने बनाए कानून को रद्द करवाया। आंदोलन किया ना। आंदोलन का मतलब है जब बहुत सारी भीड़ एक सही बात को डिमांड करे और उनके पास तर्क हो, तो जो सत्ता में बैठे हैं उन्हें सुनना पड़ेगा। अब ये आंदोलन कैसे थे? पहला था सामाजिक। जैसे समाज में ना बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, जो बच्चे अब मुझे सुन रहे हो सोच रहे होंगे पता नहीं पुराना समाज कितना सुंदर था। नहीं था बेटा, कभी भी। समाज में हमेशा से कुरीतियां थी, आज भी हैं। कुरीतियों के रूप बदले हैं। जैसे जिस समाज की मैं बात कर रही हूँ, ये अंग्रेजों के जमाने का समाज है। इस समाज में बहुत बुराइयां व्याप्ति, बहुत सारी। जैसे अगर हम समाज की बात करें ना, तो सबसे पहले इसमें आता है स्त्री और पुरुष। हम ही लोग तो समाज हैं। और समाज क्या है? मेरे को पूछे सोसाइटी क्या, तो तुम क्या कहोगे? औरत आदमी, यही मिलके समाज बनाते हैं। जिसको तुम घर कहते हो, उस घर में दो ही तो जेंडर हैं, या तो मेल या तो फीमेल। पड़ोस को तुम समाज मानते हो, उसमें भी मेल फीमेल है। तुम रिश्तेदारी को समाज मानते हो, उसमें भी। यानी मेल फीमेल से समाज बनता है। अब अगर हम बात कर रहे हैं जिस समाज की, अंग्रेजों के टाइम की, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम बहुत अच्छे थे और क्या करें कि हमारे समाज में सब कुछ अच्छा अच्छा था। बहुत कमियां थी हमारे समाज में। जब इन दो की बात होगी, समाज की बात होगी, तो सीधे अपने दिमाग में रखना, मैं अच्छाई को साइड रख रही हूँ अभी। पहले हम बुराई पे बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आंदोलन बुराई को काटने के लिए थे। ऐसा भी नहीं कि सारा समाज ही घटिया था। जैसा आज समाज है ना, आज समाज कैसा है? बहुत लोग अच्छे भी हैं बेटा, बहुत लोग देश के लिए काम कर रहे हैं, बहुत लोग अपने परिवार को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत लोग संस्थाओं के लिए काम कर रहे हैं, जानवरों के लिए काम कर रहे हैं। कितनी एनजीओज हैं, कोई भूखों को खाना बांट रहा है, कोई स्ट्रीट डॉग्स की केयर कर रहा है, कोई जो है बुजुर्गों की केयर कर रहा है। कहीं देखते हैं आप इस तरह की रील्स हैं? कई लोग जो है, जहाँ पागल लोग रहते हैं, जो जिन बेचारों को कोई छोड़ गया, घर वाले केयर नहीं करते हैं, पता नहीं 2 महीने 4 महीने से नहाए नहीं है, उनकी भी केयर कर रहे हैं। तो इस धरती पे हमेशा से अच्छे लोग भी थे, लेकिन समाज में कुरीतियां जो है फैली हुई, टाइम टू टाइम उनको भी तो देखना पड़ता है ना, उनको उनके लिए काम करना पड़ता है। अदरवाइज वो कुरीतियां अगर बढ़ती जाएंगी तो समाज डूब जाएगा। अभी भी कुरीतियां हैं, जिस पे हम आगे बात करेंगे। जिस समाज की मैं बात कर रही हूँ, ये समाज है तब का, जब हमारे देश में अंग्रेजों का राज आ गया था। जब हमारे देश में अंग्रेज धीरे 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 हमारे लिए लॉ एंड ऑर्डर बनाने लग गए थे। औरंगजेब मर चुका था 1707 में। उसके बाद धीरे 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 सारी सत्ता अंग्रेजों के हाथ तो पहुंच गई थी। तो उस टाइम पे समाज में क्या कमियां थी वो बात करेंगे। जैसे सबसे पहले बात करते हैं स्त्री और पुरुष की, इन्हीं से समाज बनता है। पहली चीज, बहुत ज्यादा हमारे समाज में उस टाइम पर भी बहुपत्नी विवाह था। बहुपत्नी, इसका मतलब कई कई शादियां लोग करते थे। किसी भी समाज में अगर एक आदमी कई शादियां करेगा, तो वो समाज बेटा कभी सुंदर रहेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि पत्नी को अगर अपनी जगह नहीं मिलेगी, तो कभी भी परिवार सुंदर नहीं बनेगा। और जब पत्नी की जगह अच्छी ठीक नहीं होगी, तो उसकी परवरिश का असर बच्चों की पर्सनालिटी पे पड़ेगा ही पड़ेगा। और जिन बच्चों की पर्सनालिटी अच्छी नहीं बनेगी, तो सोचो वो समाज में आगे गंदगी बढ़ाएंगे। जैसे एक परिवार जो है ना, समाज, एक परिवार सबसे मूलभूत इकाई है समाज की। अगर परिवार सुंदर है, परिवार अच्छा है, जहां आदमी अपनी पत्नी को इज्जत देता है, पत्नी अपने पति को इज्जत देती है, तो फिर वो समाज अच्छा बनेगा। कैसे? उस समाज में, जिस समाज की मैं बात कर रही हूँ, 8-10 बच्चे होना घर में नॉर्मल था। अब वो 8-10 बच्चे देख रहे हैं कि मेरे पिताजी, अब 8-10 बच्चे अगर बहुपत्नी है तो 15-15, 20-20, 30-30 बच्चे। अब वो बच्चों के दिमाग में क्या है कि भाई हमारे फादर तो एक हैं। अब वो किसी पत्नी को तो पीटते हैं,
किसी पत्नी के साथ बहुत अच्छा रवैया है, किसी पत्नी को सर आंखों पे रखते हैं। तो क्या उन बच्चों की परवरिश अच्छी हो सकती है? कभी भी नहीं हो सकती। एक सुंदर परिवार वहां होता है जहां बच्चा अपने बाप को लेके फ्री हो, उसको ये पता हो कि मेरे फादर मेरी मदर की बहुत इज्जत करते हैं। जैसे प्यार से पहले इज्जत जरूरी है बेटा। अगर परिवार में पति पत्नी की इज्जत नहीं करता, बच्चा देख रहा है कि मेरा बाप मेरी माँ की इज्जत नहीं करता, तो फिर वो परिवार कभी सुंदर आगे वैल्यूज को नहीं बढ़ा पाएगा। बच्चे परिवार का कॉन्सेप्ट कहाँ से सीखेंगे? एक लड़का ये कैसे सीखेगा कि मुझे बड़े होके कैसा बनना है? अपने बाप को देख के। वो देखता है कि मेरे बाप का रवैया बहुत चिड़चिड़ा है, गुस्सा करता है, खाने की थाली फेंक देता है, गालियां देता है, पत्नी को मारता है। तो क्या कभी वो एक अच्छा परिवार बसाने की बात सोचेगा? सोच ही नहीं पाएगा। आज तो फिर भी सोच सकते हैं क्योंकि सोर्सेस बहुत ज्यादा हैं, सामने दिखता है। लेकिन बेटा उस जमाने में तो कोई सोर्स ही नहीं था। तो घर में उस टाइम पे जो कमियां थी उनके ऊपर काम किया गया। इसके ऊपर सबके ऊपर काम करेंगे। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो सबसे पहली कमी क्या थी? बहुपत्नी। बहुत ज्यादा शादियां करते थे। आजकल तो लोग बहुत शादी करने वालों को रोल मॉडल मानने लग गए हैं। अभी वो एक अरमान मलिक आपने देखा होगा जिसने 2 शादियां कर रखी हैं। उसको तुम देखो कितने लोग तो उसको देखते हैं, पसंद करते हैं। तो ये समाज में बेटा पतन का भी इशारा है कहीं ना कहीं। नेगेटिव चीज तो है ही। मेरा ये मानना है एक परिवार का मतलब होना चाहिए हस्बैंड वाइफ, उन दोनों का रिश्ता बच्चे के लिए एक आइडियल हो। वो हमेशा खुश रह के सोचे कि मुझे भी ऐसा कपल बनना है। तो फिर वो परिवार है सुंदर परिवार। वो बच्चा अगली पीढ़ी में अच्छी चीजों को लेकर जाए, क्योंकि वो समाज को क्या लौटाएगा? जो वो सीखेगा, जो वो लेगा। वो समाज से गंदगी लेगा तो वो गंदगी में उतरेगा। ये कमी थी उस जमाने में। दूसरा, उस जमाने में एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी, सती प्रथा। सती प्रथा होगी तो औरतों की स्थिति तो नेगेटिव हो ही गई। अब शादी करते थे बचपन में, जैसे बाल विवाह भी तो एक दिक्कत थी। बाल विवाह ये नेगेटिव चीजें थी। बचपन में शादी कर दी। अब किसी लड़की की शादी कर दी जब वो 8 साल की है, 7 साल की है। उसका पति था 19-20 साल का। अब वो अपने ससुराल में गई जब वो हो गई 15 साल की या 16 साल की। तब तक उसका पति जो था, एक तो एज गैप ज्यादा था, मान लो वो 20-21 का था, ये 7-8 साल की थी। एज गैप ज्यादा। मान लो तब तक वो बीमार होके 1-2 महीने बाद ही उसके जाने के मर गया। अब वो मर गया तो ये तो बच्ची है, इसकी तो उम्र 16 साल की है। लेकिन अब इसको बाप रखने को तैयार नहीं, भाई रखने को तैयार नहीं। भाई हमने तो विदा कर दिया, हमने पैसा खर्च कर दिया, हमें नहीं पता। ससुराल वाले कहेंगे अब इसका हम क्या करें भाई? इसका आदमी मर गया। किसी को भी लगाओ, अपने बेटे से होता है, बहू से किसी को लगाव नहीं होता। तो हम इसको क्यों खिलाएंगे पिलाएंगे, यहाँ रखेंगे? इसकी केयर कौन करेगा? 16 साल की है अभी तो, उम्र भी 90-90 100-100 साल। कोई रखने को तैयार नहीं। अब सोचो, ना वो घर जा सकती, ना वो ससुराल में रह सकती। तो बाल विवाह ने कहीं ना कहीं कितनी औरतों को जबरदस्ती, क्योंकि बचपन में शादी हो गई, जवानी में पति मर गया। अब बाल विवाह के बाद दिक्कत आई कि जब इनके पति मर गए तो फिर इनका खर्चा कौन उठाए? खर्चा कौन उठाए से बचने के लिए सती प्रथा बना दी कि खर्चा करना ही ना पड़े। ना घर वालों की दिक्कत, ना ससुराल वालों की। पति मर गया, चाहे ये 15 की है, चाहे 16 की है, चाहे 12 की है, इसकी सती बना दो। अब सती प्रथा का इतना बुरा हाल था, कोई भी औरत बेटा अपनी मर्जी से कभी सती हो ही नहीं सकती। क्यों? अब तुम लोगों को लगा ऐसा क्यों? तुम इस चीज को अपने आप एक्सपेरिमेंट कर लेना। आग जला के उसके ऊपर अपनी उंगली रख के देखना। तुम कितनी देर रख पाओगे उंगली? चाहे कोई कितना ही स्ट्रांग लड़का हो, बहुत बढ़िया बिल्ट हो, बहुत तगड़ा खाता पीता हो, कोई लड़की, तुम अपने आप इमेजिन करो, कोई तुम अपनी उंगली को जला नहीं सकते। 1 मिनट गैस के ऊपर रख के देख लेना। गरम कुकर पे अपनी उंगली को रख के देख लेना। नहीं कर पाओगे। कर ही नहीं सकता इंसान। इंसान क्या, जानवर भी। किसी जानवर को आग के पास ले तुरंत भागेगा वो। तुम उसको गोद में पकड़ोगे, तुम्हारा घर का पेट होगा ना, काट लेगा वो तुम्हें, अपनी जान बचाएगा। ह्यूमन टेंडेंसी है भैया ये। जिसमें जान है वो कभी भी आग में जाएगा ही नहीं, वो आग से दूर भागेगा। फिर औरतें कैसे आग में कूद जाती थी? ये बिल्कुल भी नहीं कूदती थी। रियलिटी ये है। गांव उनको लेके जाता, औरत तो शमशान घाट पे जाती नहीं थी। आदमी लेके जाते, उनके साथ लठैत जाते थे, बड़े बड़े डंडे लेके, तगड़े तगड़े आदमी। जब वहां उसको सती करते ना, उससे पहले घर से पूरा साज श्रृंगार करके, लाल कपड़े पहना के, सिंदूर बिंदी, क्योंकि हिंदुओं में ही था ये ले जाते। अब वहां ले जाके चिता उसके पति की, उसके ऊपर लकड़ियां, उस पे उसको बैठा दिया। और कैसी अवस्था में? जैसे कि फेवर लेने के टाइम पे बैठ जाते हैं, उस अवस्था में। अब वो बेचारी अनजान है, क्योंकि किसी ने उसको गांव में बताया नहीं था कि क्या होने वाला है। उसको बस इतना पता है कि पति के साथ मुझे सती होना है। आग में बैठ गई। अब आग जब चिता में लगाते तो हमेशा नीचे से लगाते हैं। नीचे से वो आग लगाई, वो अपना हाथ जोड़ के बैठी हुई भगवान का नाम ले रही है। जब वो आग जलते 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 उस तक पहुंची, तो क्या होगी? ह्यूमन टेंडेंसी, किसी जीव तक पहुंचेगी आग तो भागेगा ना। इंसान तो फिर भी बुद्धिमान है। वो तुर के जैसी भागने लगती। अब सोचो, उसको इतना सजा रखा है। अब कोई अगर टी शर्ट और इसमें हो,
ट्रैक में तो उठ के भाग ले। अब उसको इतना लाद रखा है गहनों से, मतलब चूड़ियों से, और उसके लाल कपड़े और ऐसे पूरा दुल्हन वाला रूप, उस चीज में तो आएंगी। इतने भारी भरकम साज श्रृंगार में कहीं से उठना ही कितना मुश्किल है। और उठ जैसे ही वो उठ के भागने लगती, वो लठैत उसको उठने ही ना दे, वहीं पे उसके ऊपर डंडे बरसाने लगते। सोचो, एक औरत जिसको पता भी नहीं था कि क्या होने वाला है, वो तो सोच रही थी बस भगवान में मैं लीन हो जाऊंगी। बेटा, सोचने और करने में बहुत अंतर है, रियलिटी बहुत अलग होती थी। जैसे ही वो आग आती, वो भागती, भागने के लिए वो उठना चाहती, तो लठैत को तो पता था, आदमी सब जानते थे इस बात को कि ये औरत भागेगी इसमें से उठ के। भाई कौन जलेगा और कैसे जलेगा? ऐसे चाह के थोड़ी जलना, इतना आसान नहीं है चाह के जलना। तो वो जब डंडे मारते उसके ऊपर, वो बेचारी वहीं बेहोश हो जाती, बेहोश होते पड़ जाती। अब गाँव में जब जाएंगे ये सब लोग, तो ये थोड़ी कहेंगे कि वो उठ के भाग रही थी और हमने उसको डंडों से मारा। ये कहेंगे इतनी पवित्र औरत थी वो, अपने पति के साथ सती हो गई। क्यों? क्योंकि इनको बैकग्राउंड तैयार करना है। अगली भी तो कोई औरत होगी ना, वहां औरतों के मन में आता कि देखो कितनी अच्छी चरित्र की औरत थी, पति गया तो खुद भी चली गई। अब सती के ऊपर लोगों ने ऐसा बना दिया, आज तक भी कहते हैं ना औरतों का सतीत्व। ये सतीत्व यहाँ से निकला है बेटा, कि सती होना है मतलब पति चला गया तो तुम भी जल के मर जाओ। कितना, जैसे अगर ध्यान से देखो तो कितना इलॉजिकल है भैया। किसी इंसान को, जिंदा आदमी को जलाना कितना, उसके ऊपर देखो, और इसको अपने आप से सोच के देखो, कोई हमें अगर इस तरह जला दे तो हम कैसे कैसे कोई, तुम कितना भी किसी की इज्जत करो, तुम उसको मारने भागोगे, कैसे कैसे कोई जला देगा। लेकिन गांव तक ये बात नहीं पहुंचाते थे, तो ये एक नेगेटिव चीज थी। अब कुछ पढ़े लिखे लोगों ने जब इसका विरोध किया, तो सती प्रथा को लॉ बना के बचवा लिया। लेकिन फिर पता है क्या प्रॉब्लम आई? सती तो तुमने बचा ली, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अब तो ये औरत विधवा कहलाएगी। अब तक तो या तो ये शादीशुदा थी या सती हो गई थी, विधवा तो थी ही नहीं। अब जो औरतें बचने लगी लॉ बनने के बाद, वो विधवा। अब प्रॉब्लम वही आई, विधवा का खर्चा कौन उठाएगा? पढ़ी लिखी थी नहीं, पैसे थे नहीं। बाप भाई तुरंत अलग। बाप ने कहा भाई मैंने तो शादी कर दी। भाइयों ने कहा भाई हमारी पत्नी आ गई, हमारे अपने परिवार है, हम नहीं रख सकते। अब ससुराल में किसके सहारे रहेगी? जिसका बेटा हस्बैंड नहीं है, आज की डेट में तो फिर भी पैसे कमा के अपनी लाइफ चल सकती है, लेकिन तब तो कोई साधन नहीं था। अब ससुराल में किसके भरोसे रहे? देवर जेठ, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे, कौन रहने देगा? तो बड़ी दिक्कत आती। अब विधवा के खर्चे एक प्रॉब्लम थी, क्वेश्चन मार्क था। तो जिन लोगों ने लॉ बनवाया, उन्होंने ये नहीं बताया ना कि आगे क्या करेगी लड़की। तब फिर दिक्कत आई कि विधवा कहाँ जाए। तो नया कॉन्सेप्ट आया कि विधवा का पुनर्विवाह कर दो, दोबारा से विवाह। और मान लो यहाँ भी गलत आदमी मिल गया, तो फिर कितनी शादियां करेगी? ये तो गड़बड़ थी ना। जैसे इस सब में अगर आप समझो, तो औरत की स्थिति तो दो दर्जे की रह गई। औरत तो हर तरह से नीचे है। अब मान लो विधवा का पुनर्विवाह कर दिया, एक तो पहली धब्बा है कि विधवा है, ऊपर से पुनर्विवाह। वो दूसरा आदमी भी घटिया निकला, तो फिर तीसरा कर दें, फिर चौथा कर दें, फिर पांचवा, कितने करेंगे? और क्या गारंटी है कि उस औरत के साथ अच्छा व्यवहार होगा? अगर मान लो उसका दूसरा पति खराब है, मर गया दूसरा भी, तो ये तीसरा करेगी क्या शादी? आज भी नहीं करती औरतें तीसरी शादी बेटा। हम कितने एडवांस हैं, किस जमाने में जी रहे हैं। उस जमाने में औरत का विधवा होना, जो बच जाती थी मरने से, जलने से, तुम्हें क्या लगता है बड़ा आसान था शादी करना? आसान नहीं था। तो ये सब प्रॉब्लम्स क्या दिखाती हैं? कि हमारे समाज की स्थिति खराब थी। ये औरतों की स्थिति खराब दिखाती है, आदमियों की कोई स्थिति खराब नहीं है। बहुपत्नी में आदमी ऊपर हो गया, सती प्रथा में आदमी ऊपर हो गया, बाल विवाह में आदमी हमेशा बड़ी उम्र का होता था, लड़की हमेशा छोटी। विधवा पुनर्विवाह में भी आदमी चाहेगा तो ही तो विधवा से शादी करेगा, अपनी मर्जी से थोड़ी ना शादी कर लेगी किसी के साथ भी जाके। इन सब से समझो कि हमारे समाज में कुरीति थी ये। और पुरुष की स्थिति तो थी अच्छी, ताकतवर, और स्त्री की थी दोयम दर्जा। दोयम होता है सेकेंडरी। औरत को तो किसी भी चीज में, ना पढ़ाई में, ना लिखाई में, ना इंडिपेंडेंट लाइफ, बहुत बात की बातें हैं। पहले घर में दो रोटी को भी तरसती थी औरत, तो ये हाल थी। तो सारी चीजें जो थी औरत की, वो आदमी के ऊपर डिपेंड थी। इसीलिए समाज में गड़बड़ियां थी। जैसे ना बेटा, समाज धीरे धीरे परिवर्तन चाहता है। ये बातें तब तक ठीक थी जब पुराना जमाना था। अब जैसे अपनी बहन, अपनी बेटी पे जो लड़के मेरी क्लास ले रहे हैं, इस बात को रख के देखो कि क्या तुम अपनी बहन को, बेटी को नहीं पढ़ाना चाहते? क्या तुम नहीं चाहते कि वो पढ़ लिख के काबिल बने, पैसे कमाए, और पैसे कमाए जिससे हम शादी करें, वो उसकी इज्जत करे? अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारी बहन, जिसकी तुमने शादी की है, जिस भी घर में, जिस भी लड़के से, वो उसको मारता पीटता है, तो तुम्हारे मन पे क्या बीतेगी आज के टाइम में? हम 100% ये कहेंगे कि हाथ कैसे लगाता है, और पढ़ी लिखी है हमारी बहन, काबिल है, कमाती है, हम ले आएंगे अपने घर। हर लड़का यही कहेगा। अब ऐसा कौन सा लड़का जो कहेगा नहीं मेरी बहन पढ़ी लिखी हो, पैसे कमाती हो, लेकिन पति जो कहे उसको वैसे ही चलना चाहिए? कोई नहीं कहेगा बेटा। तर्क, हम तर्क दे सकते हैं। दो इंसान हैं, आदमी और औरत का मतलब जेंडर भगवान ने अलग बना के नहीं भेजे।
जेंडर का क्या मतलब है? ये रोल हमने बाँट लिए। अगर कोई औरत पढ़ी लिखी है, काबिल है, पैसे कमाती है, उसका पति अच्छा है, पैसे कमाता है, पढ़ा लिखा है, काबिल है, तो फिर उन दोनों को बैठ के अपनी लाइफ चलानी चाहिए ना। जैसे हर चीज़ में ये कि औरत ही दबेगी, गलत है। मैं ये नहीं कह रही कि घर ना चले, इसमें औरतों को भी समझना पड़ेगा। आज़ादी का मतलब ये भी नहीं है कि आप घर चलाने में ये सोचें कि अब मैं सब कुछ कर रही हूँ। नहीं, ये समझदारी, ये जो तर्क है ना तर्क, ये आपको समझदार बनाएगा। बहस नहीं करनी होती कि मैं औरत हूँ, मैं कमाती हूँ, तो मैं क्यों दबूं। दबने की बात ही नहीं होती। एक घर को चलाने के लिए दो लोगों को बराबर साथ साथ चलना पड़ेगा। जैसे दो पहिए बराबर चलते हैं तो ही तो गाड़ी आगे चलती है। प्रॉब्लम ये है कि कई बार औरतें पढ़ लिख कर काबिल बन के पैसे कमा के अपने पति और घर वालों से ही बहस करने लगती हैं। बहस, मैंने शुरू में क्या कहा, बहस ठीक चीज नहीं है, तर्क ठीक चीज है। अगर आप तर्क कर सकते हैं तो फिर आपका समाज ठीक दिशा में जा रहा है। अगर आप तर्क नहीं कर सकते तो फिर समाज। अच्छा, एक नई चीज ये भी है कि औरतों को लगता है कि हमें कई हजार साल तक दबाया गया तो अब हम राज करें। नहीं बेटा, ऐसे तो समाज चलेगा ही नहीं। अगर आप ये सोचोगे बहुत साल तक दबाया, तो वो लोग तो मर गए जिसने दबाया। अब आप बदला नई पीढ़ी के लड़कों से क्यों लेंगी? आप पढ़ लिख जाएंगी, काबिल बनेंगी, तो नई पीढ़ी के लड़कों ने क्या किया कि हम सोचे कि हम इनसे बदला लेंगे, इन्होंने हमें दबाया। भैया, जिन लोगों ने औरतों को एक्सप्लॉइट किया, जिन्होंने उनको सती प्रथा में धकेला, वो लठैत अब नहीं है, वो आदमी अब नहीं है। तो बेचारी यंग जनरेशन के लड़कों से उस सारे बदले को हम क्यों लें? हम इस बात को समझें। देखो, इसको जोड़ो नेल्सन मंडेला की कहानी से। दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला जब बने ना राष्ट्रपति, तो काले लोगों ने पता है क्या कहा? ब्लैक्स थे वहां, बहुत डिवीजन था ब्लैक का और व्हाइट्स का। तो काले लोगों ने कहा कि हमें बहुत परेशान किया, इन गोरों ने हमारा बड़ा शोषण किया। अब सत्ता के हम अधिकारी बने हैं, 90s की स्टार्टिंग थी, और ऐसे ऐसे लॉ बनाएंगे कि इनको कुचल के मसल के रख देंगे। तो पता है क्या कहा नेल्सन मंडेला? ये ऐसे ही बड़े नहीं बनते बेटा। नेल्सन मंडेला क्यों महान है, क्यों आज तक उनकी कई बातें स्कूलों में और कॉलेजेस में टांगी जाती हैं, उनके जो लिखी हुई बात, जो उनकी बोली हुई बातें हैं। नेल्सन मंडेला ने कहा कि ठीक है, तुम ठीक कह रहे हो, हमें ऐसा ही करना चाहिए। जैसे इन्होंने हमें कई 100 सालों तक परेशान किया, हम भी इनको परेशान करें। जैसे हमारे बच्चे इनसे नफरत करते हैं ना, इनकी पीढ़ियों से, ऐसे इनके बच्चे भी आगे आने वाले टाइम में हमारे बच्चों से नफरत करेंगे। जैसे हम इनसे चिढ़ते हैं ना वाइट से, ऐसे ही इनके अगली पीढ़ी के सब लोग हमसे चिढ़ेंगे। बात बराबर की हो जाएगी। जब उन्होंने बात कही ना, तो सारे ब्लैक्स को फील हुआ कि नहीं, ये तो ठीक नहीं होगा। हमारे मन में इनके प्रति कितनी नेगेटिव भावना है, क्योंकि इन्होंने गलत काम किए। आज हम इनसे बदला लेने के लिए सेम गलत काम करेंगे, तो सेम नेगेटिव फीलिंग्स इनके मन में भी तो भरेंगी। और इसीलिए जब वहां ये बात हुई ना, जब ब्लैक्स ने शासन किया, तो बेटा उन्होंने कोई भी गलत काम नहीं किया, किसी वाइट के साथ गलत काम नहीं किया गया। ये नेल्सन मंडेला ऐसे ही आगे थोड़ी निकल गए। साउथ अफ्रीका ऐसे ही थोड़ी ना आगे आ गया। अभी आपने मैच में देखा, साउथ अफ्रीका से हमारा मैच था, तो साउथ अफ्रीका में एक समझदार आदमी ने ना सब लोगों की तर्क से बुद्धि जो है वो ठीक कर दी। बहस तो बहुत लोग कर रहे थे कि क्यों ना करें हम, अंग्रेज इसने गोरों ने हमारे साथ ऐसा किया ऐसा किया, तो इसने कहा ठीक है कर लेते हैं। फिर इस चीज के लिए तैयार है ना कि हम तो कर जाएंगे राज, लेकिन आने वाले लोग इसको भुगतेंगे। फिर सबको फील हुआ कि ये तर्क तो दमदार है। इनके पूर्वजों ने गलत किया, हम इनसे चिढ़ते हैं, हम गलत करेंगे, हमारे वंशजों से इनके बच्चे चिढ़ेंगे। और देख लो बेटा, आज तक ठीक ठाक काम चल रहा है। तो ऐसे ना, जो पढ़े लिखे समझदार लोग होते हैं, तर्क से दुनिया बदल देते हैं। अब यहाँ पे ये नेगेटिविटी फैली हुई थी चारों तरफ, समाज में, स्त्री पुरुषों में। तो इसलिए कुछ पढ़े लिखे समझदार लोगों ने कहा कि समाज में आंदोलन चलाने पड़ेंगे, सामाजिक आंदोलन करने पड़ेंगे। जैसे एक नाम अगर हम एक बड़े आदमी का लें, तो सबसे पहला नाम आता है राम मोहन रॉय का। मैं जानबूझ के राजा नहीं लिख रही हूँ, राम मोहन रॉय। एक बहुत अच्छे खाते पीते अमीर घर में, इनके जैसे बाप दादा बड़े लेवल के आदमी थे बेटा, उस जमाने में खूब पैसा था, अच्छे घर में पैदा हुए थे मई 1772 में, 1772। सोचो क्रांति से कितने पहले ये पैदा हो गए थे। हमने क्रांति कब की? 1857 में। तो इसका मतलब इतना इंटेलिजेंट, समझदार, इंटेलेक्चुअल आदमी बहुत पहले से भारत में था, 18वीं शताब्दी में। 1772 में ये थे, और घर में सारी सुविधाएं थी, पढ़ने में इंटरेस्ट था, तो घर में ही किताबें पढ़ते 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 और नॉलेज बढ़ती गई। जैसे किताबें जो पढ़ेगा ना बेटा, वो समाज में आगे अपने आप बढ़ जाएगा। किताबें रास्ता है समाज को सही दिशा दिखाने का और लोगों के ऊपर प्रभाव बनाने का। किताबों के बिना आज तक जितने लोगों ने प्रभाव बनाया ना, और पढ़े लिखे लोगों के ऊपर, जैसे अब ये बाबा जी भी हैं बहुत सारे, ये भी प्रभाव बनाते हैं। लेकिन इन बाबा जियों के प्रभाव वाली जो जनता है बेटा, वो कभी सही काम थोड़ी ना करेगी। जो ये प्रवचन सुनने जाते हैं, जो बहुत सारे लोग सत्संग के नाम पे जाते हैं, तुमने देखा है? एक वो मैं देख रही थी, एक क्या रील थी वो, बिस्किट के ऊपर, एक जो वो बड़े आजकल चले हुए एक बाबा जी, वो क्या कह रहे हैं, बिस्किट का नाम बिस्किट बिस्कुट क्यों है? क्योंकि इसमें विष है, विष। जैसे बिस, और क्या कह रहे हैं, इसमें विष कूट कूट कर भरा है, इसलिए इसका नाम पड़ा बिस्कुट।
ये क्या लॉजिक है भाई? कोई पढ़ा लिखा इंसान बिस्कुट को सोचे कि विष विष मतलब जहर, जहर कूट कूट के भर दिया, इसलिए इसका नाम बना दिया बिस्कुट। तो बोले बिस्किट क्यों है? क्योंकि ये विष की किट है। ये जो पैकेट है ना, ये जहर का पैकेट है, तो उसका नाम विष किट है। अब तुम सोच के देखो जरा, इस बात से कोई पढ़ा लिखा आदमी, इस रील को देख के मेरे मन में आया कि यार जो लोग ये सुन रहे हैं वो कितने बुद्धिहीन हैं। जैसे उन लोगों का रिएक्शन ये था कि हाँ बाबा जी बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। क्या तुम जो इस क्लास को ले रहे हो, तुम इस बात को कभी सोच सकते हो कि ये कैसी इलॉजिकल बात आज के टाइम में, और उस आदमी को सुनने के लिए पंडाल भरा हुआ है पूरे का पूरा। तो अब क्या सोचें कि समाज बदल गया? हम कैसे कह दें कि हम एडवांस्ड हो गए? बेटा, इस देश की बड़ी आबादी आज भी उतनी ही बेवकूफ है। आज भी उनको जागृत करने की जरूरत है। बिस्किट और बिस्कुट का उस आदमी ने देखो क्या वो दिया, और उन सबने इस बात को हाँ में सिर हिलाया कि बाबा जी ठीक कह रहे हैं। भैया, लॉजिकली बिस्किट खाना बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि मैदा हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं होती। तो मैदा के कारण, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि उसमें विष को कूट के भर दिया। जैसे उस आदमी ने जो बात बताई, क्या उसमें कहीं से कहीं तक कोई तर्क था? और ऐसी ढेर बातें बताते हैं ये, और इनसे लाखों लाखों लोग इनके पंडाल में हैं। तो इसका मतलब आज भी पढ़े लिखे लोगों को सच में समाज को बदलने की जरूरत है, जैसा इन्होंने भी सोचा उस टाइम पर। राजा राम मोहन रॉय जब यंग थे, यंग तो क्या थे, अधेड़ उम्र के थे, इनकी एज लगभग लगभग 39 ईयर्स की थी। तो इनके सामने ना इनका बड़ा भाई एक्सपायर हो गया, बड़े भाई की डेथ हो गई। बड़े भाई के साथ साथ उसकी पत्नी को सेम वहीं ले गए जहाँ शमशान घाट था। राजा राम मोहन रॉय भी साथ साथ में, सब लोग थे घर बार के, घर कुनबे के जैसे लोग जाते हैं, वहां ले जाके उनकी पत्नी को भी उस पर बैठाया सती करने के लिए। राजा राम मोहन रॉय ने इससे पहले इतने क्लोज से इस बात को देखा नहीं होगा। तो राजा राम मोहन रॉय के सामने भाभी से बहुत लगाव था, माँ की तरह मानते थे। तो भाभी जो इनके लिए माँ थी, अब किसी भी इंसान के लिए अपनी माँ का क्या दर्जा होता है, वो आग पे बैठाई तो वो ऑब्वियस सी बात है भैया, उठ के हर कोई भागेगा। वहां जब वो लठैत वठैत इन्होंने देखे, तो उस घटना से इनके दिमाग पे इतना असर पड़ा कि ये मतलब कुछ दिन तक बिल्कुल बोलचाल बंद कर दी इन्होंने, कि भाई कितना गलत व्यवहार है हम लोगों का अपने ही घर की भाभी, अपनी बहन, अपनी वाइफ के प्रति, ये हम क्या कर रहे हैं। लेकिन उस टाइम पे ये बोलना नामुमकिन था बेटा। ये वहां रोक नहीं पाए लठैतों को, कैसे रोकते? क्योंकि सबको लगता था ये तो होना ही चाहिए। अब जब सबको लग रहा है गलत चीज होनी चाहिए, तो एक आदमी जो सही भी कह रहा है ना, उसकी कोई सुनता नहीं, ना कोई साथ देता। इतना आसान नहीं होता समाज में चल रही पुरानी परंपराओं को तोड़ना। आज बड़ा आसान है। पता है क्यों आसान है आज? क्योंकि आपको लोगों की जरूरत नहीं है। आप जिस समाज में रह रहे हैं ना, आपको किसी की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि जिस टाइम की बातें मैं बता रही हूँ ना बेटा, उस टाइम खेती के लिए हल है, बैल है, एक दूसरे से लेने पड़ते थे। उस टाइम पे गेहूं काटने हैं, मशीनें नहीं थी, थ्रेशर नहीं थे। उस टाइम पे गांव का ही लेबर जाएगा। अगर आप किसी भी चीज में, जो कि लोगों की मन से जुड़ी बातें हैं, आप उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाएंगे, तो वो लोग आपका काम काज छोड़ देंगे, आपके साथ आपका हुक्का पानी बंद कर देंगे, आपकी उठ बैठ पूरे गांव में रुक जाएगी। तो आप कैसे जिंदगी जिएंगे? क्योंकि एक छोटी छोटी चीज गांव से संबंधित थी, हर आदमी दूसरे आदमी पर डिपेंड था। तो इसलिए गांव की हर बात को मानना पड़ता है। गांव को राम क्यों कहते हैं? इसीलिए तो, क्योंकि गांव की एक दूसरे को जरूरत पड़ती थी। आज लाइफ कैसी है? दिल्ली में, मेट्रोपॉलिटन शहरों में लोग फ्लैट्स में रहते हैं, किसी को किसी की जरूरत नहीं है। पहले बेटा हर चीज में जरूरत थी। आज किसी को हल नहीं चलाना, आज किसी को ट्रैक्टर थ्रेशर, जो फ्लैट में रह रहा है उसको कहाँ ट्रैक्टर थ्रेशर चाहिए, और जो गांव में भी, वो भी अपना फोन करेगा, फोन नंबर होते हैं और तुरंत बुला लेगा। किसी को अपना घर बनाने में अड़ोस पड़ोस के लोगों को कि आओ भाई हमारे सीमेंट के कट्टे उतरवा दो, भाई तू ये चिनाई में हेल्प कर, गड्ढा खुदवा दो, कोई नहीं करता बेटा, सब लेबर करता है। और तो और पहले घर कुनबे की जरूरत शादी ब्याह में पड़ती थी, कि भाई बेटी की शादी होगी कल को, मामा चाचा बुआ के घर से लड़के आएंगे, भाई बंधु कजन आएंगे, 20-50 लोग आदमी होंगे, कोई टेंट का काम, क्योंकि खुद ही करना था सारा काम, हलवाइयों को साथ जाना आना, सामान लाना, और कोई जो है बारात की तैयारी में हेल्प कर रहा है, तो घर के लड़कों की जरूरत पड़ती थी। इसीलिए बेटा देखो, जिन लड़कियों के भाई नहीं होते थे, उनके पिताजी हमेशा दबके रहते थे, ताऊ चाचाओं के साथ अच्छे रिश्ते निभाने पड़ते थे, कारण बेटियों की शादी में काम कौन करेगा। तो समाज के ऊपर ना डिपेंडेंसी थी। आज अगर देखें तो कोई किसी का कजन काम नहीं करता, ना कोई करवा के राजी। अब लोग अपना इवेंट मैनेजर को बोलते हैं, जी हमारा इतने लाख का बजट है, हमारा 20 लाख का बजट है, और आप देखो कैसे क्या करना है। सब कुछ इवेंट मैनेजर कर देते हैं। जी हमारा 2 करोड़ का बजट है, आप देखो, हमारा 50 करोड़ का बजट है, आप देखो। अब हर चीज को करने वाले लोग हैं। अब किसी कजिन को, बुआ के बेटे को बुला के कि भाई तू कढ़ाई रखवा दे, ये परात रखवा दे, कोई नहीं है, कोई नहीं बेटा, सब काम आपका पैसा करने लग गया।
इसलिए समाज की जरूरत खत्म हो गई। आज वैसा समाज किसको चाहिए कि भाई मेरे पीछे 10 आदमी नहीं होंगे तो मेरा काम कैसे होगा। लड़की के फादर आज अच्छे कपड़े पहन के शादी में एंजॉय करते हैं, वो भी खाना खाते घूमते हैं, हर डिश को चखते हैं। एक पुराना जमाना था जब लड़की के बाप के पैरों तले से जमीन खिसकी रहती थी कि कहीं कुछ कम ना पड़ जाए, हाई कोई दिक्कत ना हो जाए। लड़की के बाप और भाई का तो कपड़े बदलने का टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि सारा काम लोगों के ऊपर डिपेंड था, वो डिपेंड थे। आज बेटा लड़की का भाई और लड़की के पिताजी, और होना भी चाहिए, देखा जाए तो ठीक हुआ, वो लोग भी शादी को एंजॉय करते हैं, सारे फंक्शंस में बढ़िया कपड़े पहनते हैं, कारण डिपेंडेंसी खत्म हो गई। लेकिन बेटा समाज जो है ना, आपकी डिपेंडेंसी बेशक खत्म हो जाए, लेकिन समाज खत्म नहीं हो सकता। समाज तो हमेशा से था, है और रहेगा। इस समाज में हो सकता है आपको लगता हो कि हमें किसी की जरूरत नहीं, लेकिन समाज में आप काम के लिए जब बाहर निकलते हैं तो लोगों का रवैया, लोगों का उठने बैठने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका आपको प्रभावित करेगा। आप उससे भाग नहीं सकते। जैसे कोई लड़की है, अब वो बस स्टैंड पे जा रही है, अगर वो जिस गांव से निकली है, मान लो वो बहुत शॉर्ट स्कर्ट पहन रही है, बहुत ज्यादा वैसे बॉडी रिवीलिंग कपड़े पहन रही है, तो ये ठीक थोड़ी ना है। अब वो कहते हैं कि मुझे समाज से क्या लेना है, और मैं तो जैसा मन करेगा वैसा पहनूंगी। बेटा समाज के कुछ नियम कायदे कानून भी होते हैं, इनको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे तर्क हमें क्या सिखाता है, अब बहसबाजी में तो कोई कुछ भी कह ले, लेकिन तर्क क्या कहता है कि जिस एरिया में आप हैं आपको वैसा ही बन के रहना चाहिए। ठीक है, अगर आप एडवांस शहर में आप कुछ भी पहनिए ओढ़िए खाइए, लेकिन आप किसी गांव में, पिछड़े गांव के इलाके से हैं जहाँ की बस भी 2-2 घंटे में आती है, आप वहां कहने लगे क्यों क्यों हमें क्यों नहीं बराबरी दी जा रही है। अरे भैया, बराबरी का मतलब होता है आप उस एरिया, उस समाज की जरूरतों के अकॉर्डिंग ही तो बराबरी मांगेंगे। रह तो आप रहे हैं बिहार के किसी पिछड़े बिहड़ इलाके में, और आप ड्रेस चाहते हैं पहननी जैसे अमेरिका में कोई पहनता है, तो बेवकूफी है। ये ये बहस है, ये तर्क नहीं है। तो बराबरी की डिमांड करो, लेकिन अपने माहौल को भी तो देखना पड़ेगा ना। ये लड़कों के लिए भी है, लड़कियों के लिए भी है। तो अपनी, जैसे आज समाज की जरूरत जो है, उस समाज की जरूरत अलग थी। उस समाज की जरूरत मैंने लिखी ना, अभी देखो क्या लिखा, ये सारी चीजें सुधारनी थी। आज मैं कहाँ कह रही हूँ कि बहुपत्नी विवाह सुधारने हैं, या विधवा पुनर्विवाह करवाने हैं, या सती प्रथा पे। आज हमारी समाज की जरूरत अलग है, लेकिन क्योंकि टॉपिक हम पढ़ेंगे उस काल का, इसलिए उस चीजों की बातें कर रहे हैं। ठीक है। तो जैसे राजा राम मोहन रॉय की बात कर रहे थे, इन्होंने अपनी भाभी को, जिसको ये माँ का दर्जा देते थे, ऐसे जलते हुए लाइव देखा तो इनका एकदम मन विचलित हो गया, और इन्होंने कहा कि गलत है। इसके लिए उन्होंने फिर आगे जाके प्रयास किया और सती प्रथा को बैन करवाया। फिर सती प्रथा बैन हो गई तो विधवाओं की संख्या बढ़ी। विधवाओं के लिए तो इन्होंने कोई काम नहीं किया, क्योंकि ये तो एक्सपायर हो गए। इन्होंने 1829 में अपना काम करके सती प्रथा बैन करवा के, और 1833 में इनकी डेथ हो गई। तो इनके सामने तो ये क्वेश्चन ही नहीं आया था कि विधवाओं का क्या करेंगे, उनकी रोजी रोटी का क्या जुगाड़ है। तो आगे जाके 10-20 साल बाद जब ये क्वेश्चन उठा कि यार तुमने सती प्रथा तो बंद करवा दी, लेकिन इन विधवाओं की रोटी पानी कपड़े खर्चा कौन देगा, तब फिर, और जब जरूरत पड़ती है ना तो नई नई चीजें आती हैं। तब ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया कि क्यों ना हम विधवा औरतों का पुनर्विवाह करवा दे, दोबारा शादी करवा दे। ये नया कॉन्सेप्ट था। फिर इस कॉन्सेप्ट के लिए नियम बना दिया। 1856 में इसके ऊपर काम हुआ। फिर लेकिन फिर एक क्वेश्चन आया कि बार बार विधवा हो रही है कोई औरत, तो दो पति मर गए, तीन पति, तो कब तक शादी करते रहे, कौन करेगा। तो फिर फील हुआ कि यार ये इनसे काम नहीं चलेगा। फिर आगे जाके औरतों की शिक्षा के ऊपर काम हुआ। देखो स्टेप वाइज कैसे चीजें, जरूरतें बताती हैं कि अब क्या चाहिए। सबसे पहले सती प्रथा को बैन किया, फिर विधवा पुनर्विवाह को शुरू किया, और फिर जब देखा कि दोनों कामयाब नहीं हैं, तो फिर कहा लड़कियों को पढ़ाओ लिखाओ काबिल बनाओ, यानी औरतों की शिक्षा के लिए भी काम किया। एक बहुत बड़े आदमी थे जिन्होंने औरतों की शिक्षा के लिए काम किया, उनका नाम था कर्वे, महर्षि कर्वे। जिन्होंने सती प्रथा को बैन करवाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया वो थे राजा राम मोहन रॉय। और जिन्होंने विधवाओं के विवाह के लिए काम किया वो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। हम पढ़ नहीं रहे, हम सिर्फ एक बेसिक चीज को समझ रहे हैं, ताकि हम इसके पढ़ने के बैकग्राउंड को तैयार कर लें। इसका मतलब उस टाइम पर समाज में जो जो कमियां थी, समय के साथ वो कमी किसी पढ़े लिखे आदमी ने फील की, फिर उसने सरकार का, उस जमाने की सरकार का साथ लिया, लॉ बनवा दिए। तो एकदम से औरतें नहीं पढ़ी कि आप सोचो एकदम से पढ़ने लगी। पहले औरतें सती होने से बचाई, फिर प्रॉब्लम आई विधवाओं की, उनकी दोबारा शादियां करवाई, उससे भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुई। तब कहा औरतों को पढ़ाओ लिखाओ, क्योंकि जब तक ये पढ़ी लिखी नहीं होंगी, काबिल नहीं होंगी, तब तक ये जो बची हुई औरतें हैं जो विधवा के रूप में हैं, इनका भला नहीं होगा। और आज देखे तो बेटा देखो, किसी भी आदमी को, किसी भी लड़के को, अपनी बहन को पढ़ा लिखा के काबिल बना देना चाहिए। समय का नहीं पता, आपने बहुत तगड़े घर में शादी की, बहुत अच्छी, बहुत ही बढ़िया घर में, लेकिन भगवान ना करे साल भर के अंदर उसका हस्बैंड एक्सपायर हो गया, तो
ऐसा होता भी तो है ना, शादी से अगले दिन भी लोग मर जाते हैं। तो फिर वो कहाँ जाएगी वो लड़की? अपनी बहन को, अपनी बेटी को इतना ज़रूर कर दें घर पे कि वो पढ़ लिख के अपने पैरों पे खड़ी हो। वो कुछ भी ना करे ना, तो इतना कमा ले कि अपना जीवन काट सके, जीवन बढ़िया जी सके। वो कहीं ये हाथ ना फैलाए कि मुझे पापा से 5,000 लेने हैं, 10,000 लेने हैं, या अपने बेटे का पेट कैसे पालूँ? 30, 40, 50,000 की आज के टाइम में नौकरी मिल सकती है। इतना उसको लायक बना देना चाहिए। पर साथ ही साथ फिर प्रॉब्लम ये भी है, लड़कियों को भी बात समझनी पड़ेगी। जब बाप और भाई उन लड़कियों को मौका देते हैं पढ़ने का, तो उसका मिसयूज ना करें उस टाइम को, कि वो बाहर जा रही हैं और मटर गश्ती करती घूम रही हैं और गलत चीजों पे चल रही हैं। इस बात को समझें कि जिंदगी बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। आपके अपने पैर कंधे मजबूत होंगे ना, तो आप टिकेंगे। तो ये ना सोच समझ के समाज में परिवर्तन लाने की अब आज की डेट में जरूरत है। ये काम तो लोग कर गए, अब हम क्या करेंगे? एक चीज स्टैग्नेंट नहीं होती, बदलाव चाहती है। अब इस टाइम का समाज चाहता है कि बेटियां पढ़ लिख कर आगे बढ़ें। तो बेटियों की भी जिम्मेदारी है कि वो पढ़े लिखे का जो मौका मिल रहा है ना, इसको ना गवाए, इसको इस्तेमाल कर ले। ठीक है, ये बात हुई समाज की। अब दूसरा शब्द क्या था हमारा? सामाजिक के साथ साथ एक वर्ड मैंने और लिखा था, धार्मिक आंदोलन। ये देखो, सामाजिक की बात थोड़ी सी समझ में आ गया। धार्मिक आंदोलन, अब धर्म में क्या था? धर्म में बेटा वही, धर्म अच्छाई के लिए स्टार्ट होता है, लेकिन धर्म टाइम बीतने के साथ लोग उसमें गंदगी अपने हिसाब से अपने दिमाग से डालते जाते हैं। जैसे हिंदू जब स्टार्ट हुआ, सनातन, जिसकी डेट तक हमें नहीं पता, इतना प्राचीन है, तो बहुत बढ़िया था। वैदिक काल में भी धर्म में गड़बड़ियां नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे वैदिक काल आगे बढ़ा, फिर दिखावट, ढोंग और पाखंड और ऐसे ऐसे रीति रिवाज जो कि फॉलो ही ना हो सके, बहुत टफ बना दिया धर्म को। ऐसा एक धर्म नहीं, ऐसा सब धर्मों ने किया। जैनियों में भी बहुत गड़बड़ियां आ गई, बहुत धर्म में भी आ गई। समाज में जब जब धर्म में गड़बड़ियां आई हैं, तो धर्म का रूप भी वापस बदलना पड़ा है। जैसे मध्यकाल में आके धर्म में बहुत सारी गड़बड़ियां थी। जैसे कुछ लोग, पढ़े लिखे लोग, कहते थे कि मूर्ति पूजा क्यों करते हो? कुछ लोग कहते थे मूर्ति पूजा कर लो, लेकिन अंधे होके मत करो। मूर्ति पूजा के पीछे भी लॉजिक हो। तो मूर्ति पूजा या बहुत सारे भगवानों की पूजा, कुछ लोगों ने इनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया। धर्म में भी गड़बड़ियां थी, पाखंड थे, दिखावट थी। इनके ऊपर पढ़े लिखे लोगों ने कहा कि ठीक है, हमने मान लिया तुम्हारा धर्म है, तर्क के ऊपर बात करो। अगर तुम ऐसा मानते हो कि भगवान ऐसा करने से पाप देगा, भगवान भी तो तर्क के ऊपर ही काम करता होगा ना। जैसे किसी आदमी ने, बहुत गरीब आदमी है, उसके पिताजी मर गए, उसके घर में झोपड़ी में रहता है, 4-5 बच्चे हैं, खाने को भी दिन में एक बार मिलता है। अब मान लो उसके पिताजी मर गए, तो उसको ये कहना कि भाई तू 101 ब्राह्मणों का भोज कर, ये लॉजिकली ठीक है या गलत है? अरे भाई, उसके अपने बच्चे दिन में एक टाइम खाना खाते हैं क्योंकि वो बहुत गरीब है। वो 101 ब्राह्मणों को कैसे तो भोज कराएगा, कैसे उनको दक्षिणा देगा, या कैसे 101 गायों का दान करेगा? ये तो इम्पॉसिबल है ना। अब इस पे बहस तो कोई भी कर दे कि अगर इसने ऐसे नहीं किया तो उसके पिताजी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, चाहे कर्जा ले चाहे कुछ कर। तो अब तर्क वालों ने क्या कहा कि यार तुम्हारा धर्म तो बहुत गलत चीज कहता है। एक आदमी के पिताजी मर गए, जिसके बच्चे दिन में सिर्फ एक टाइम रोटी खा के जिंदा हैं, वो 100 लोगों को खाना कहाँ से खिला देगा, कहाँ से वो गायों का दान कर देगा? तो उन्होंने एक प्रश्न चिन्ह लगाया कि ये कैसा तुम्हारा धर्म है। तो इस बात पे फिर बहस हुई। लोगों ने कहा, "हाँ यार, ये तो गलत बात है, इलॉजिकल है। बहस कर सकते हो, लेकिन तर्क थोड़ी ना दे सकते हो तुम। और क्या भगवान ये कहते हैं कि तुम जो हो अपने बच्चों को तो भूखा मारो और एक एक टाइम का खाना ही बंद करो और 101 ब्राह्मणों को जिमा दो, जो कि ऑलरेडी पेट भरे हुए हैं, क्योंकि उनको तो जगह जगह से दक्षिणा मिलती है। तो जब ये चीजें आई ना, तब धर्म के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगे। और जब पढ़े लिखे लोगों ने क्वेश्चन किए, तो जो फालतू की बहस करते थे वो बोल ही नहीं पाए। धीरे धीरे लोगों ने कहा, हाँ ठीक कह रहे हैं, गरीब आदमी क्यों करे दान? जब गरीब आदमी के पास अपना पेट भरने के पैसे नहीं है, तो बाप के मरने पर वो क्यों इतने बड़े बड़े दान करे? नहीं कर सकता वो दान। और कहाँ किस किताब में ऐसा लिखा है कि दान नहीं करेगा तो उसके बाप की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी? भाई, जिसके पास जितना हो उतना कर दो। तो ये जो जो कहानियां थी ना, इन सबसे लोगों को ये फील हुआ कि यार ये ठीक बातें करते हैं। किन लोगों को? जिनके ऊपर बीतती थी। उन्होंने कहा, हाँ, धर्म की गलत परिभाषाएं इन्होंने गढ़ दी। जैसे एक जमाने में ब्राह्मण बहुत अच्छे थे, पढ़े लिखे, लेकिन फिर कुछ घटिया लोगों ने ना, उस जाति के कुछ लोगों ने, सबने नहीं, गलत चीजों को बढ़ावा दिया। तो फिर तर्क सामने आया। फिर तर्क ने कहा, धर्म में भी परिवर्तन करो, बेसिक चीज को छोड़ो मत, लेकिन गंदगी को अपनाओ मत। अब ये दो चीजें कहलाती हैं सामाजिक और धार्मिक आंदोलन। इसके ऊपर कल क्लास में पढ़ेंगे। एक बेस तुम्हें समझ में आ गया कि तर्क करना जरूरी है, लेकिन इंडिया की आदत है बहस में आगे रहते हैं। घरों में भी यही हाल है, बहस सब करते हैं, तर्क नहीं करते। तर्क जिस दिन करना सीख गए ना बेटा, उस दिन समाज के लड़ाई झगड़े और आपस की लड़ाई झगड़े ये सब निपट जाएंगे। तो तर्क शक्ति विकसित करने के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि साइंस पढ़ने से, मैथ्स पढ़ने से, समाज की चीजें पढ़ने से दिमाग जागृत होता है। फिर आप बहस नहीं करते, फिर आप तर्क करते हैं, और तर्क इंसान को हमेशा
आगे की तरफ ले जाता है, बहस हमेशा नीचे ले जाती है। तो किसी से भी बहस नहीं करनी होती, और खासकर पढ़े लिखे लोगों को। राजा राममोहन रॉय ने किसी से बहस नहीं की कि क्रांति क्यों करोगे, क्यों नहीं करोगे। उस टाइम तक तो खैर ये थे भी नहीं, लेकिन इन्होंने कहा था कि समाज धीरे धीरे बदलेगा, एकदम से सब कुछ नहीं बदलेगा। यही हम कहते हैं, सब सब यही जानते हैं, पढ़ा लिखा हर आदमी जानता है, एक दिन में बदलाव नहीं होता। बदलाव धीरे धीरे, पीढ़ी दर पीढ़ी, और शिक्षा सबसे ताकतवर चीज है जो समाज को, पीढ़ियों को बदल सकती है। ये आज नहीं है, ये राजा राममोहन रॉय ने भी कहा था, तभी वो अखबार लिखते थे कि शिक्षा बदलेगी, क्योंकि शिक्षा सीधे यहाँ असर करती है, और जिस आदमी का ये विकसित है ना, वो देश को अपने आप, समाज को अपने आप आगे ले जाएगा। ठीक है, चलो, आज हमने बैकग्राउंड तैयार किया, कल हम इसको किताबी भाषा क्या कहती है वो पढ़ेंगे। थैंक यू, गुड नाइट।